भोगवती नामक नगर में राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास एक तोता था जो उसे अति प्रिय था। वह उसे चिंतामणि बुलाता था। प्रायः वह अपने तोते से भविष्य के विषय में प्रश्न किया करता था। एक दिन उसने पूछा, चिंतामणि, बताओ हमारा विवाह किससे होगा? तोते ने उत्तर दिया, महाराज, आपका विवाह मगध के राजा की सुपुत्री चंद्रावती के साथ होना निश्चित है। राजा ने जब ज्योतिषी को बुलाकर इस संबंध में चर्चा की तो उसने भी यही बताया कि महाराज रूपसेन की पत्नी मगध की राजकुमारी चंद्रावती ही होंगी। उधर मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के पास एक मैना थी जिसका नाम मंजरी था। राजकुमारी अपनी मैना से बातें किया करती थीं। एक दिन उसने मैना से पूछा, मंजरी, मेरा विवाह किसके साथ होना नियत है? मैना ने उत्तर दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। यह बात सत्य सिद्ध हुई। कुछ माह पश्चात दोनों का विवाह हो गया और चंद्रावती भोगवती नगर की रानी बन गई। वह अपनी मैना साथ लेकर आई और उसे राजा के तोते के साथ एक ही पिंजरे में रख दिया गया। कुछ दिन तक तो तोता और मैना प्रेमपूर्वक रहे, किंतु एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। मैना कहने लगी, पुरुष पापी, अधर्मी और धूर्त होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लोभी और हत्यारिन होती है। दोनों में तेज बहस होने लगी। बात राजा रानी तक पहुंची। राजा ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, पुरुष बुरे होते हैं। राजा ने पूछा, कैसे? तब मैना ने एक कहानी सुनाई। महाधन नामक एक सेठ इलापुर नगर में रहता था। उसका एक ही पुत्र था जो बड़ी मन्नतों के उपरांत जन्मा था। सेठ ने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया था, जिसके कारण वह बिगड़ गया था। गलत संगति के कारण उसे जुआ खेलने की लत पर गई थी। दुर्भाग्य से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई और उसका सारा धन उसके लड़के को मिल गया। लड़के ने कुछ ही महीनों में सारा धन जुए में लुटा दिया। उसके हाथ कुछ शेष न रहा। तब वह धन अर्जित करने के उद्देश्य से चंद्रपुरी नाम की नगरी पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था जो उसके पिता का परिचित था। वह उसके पास गया और अपना परिचय दिया। साहूकार ने उसके पिता के कारण उसका स्वागत किया। उसने साहूकार को बताया कि वह व्यापार के सिलसिले में निकला था, किंतु समुद्री तूफान में सब नष्ट हो गया। साहूकार ने उसे अपने घर रुकने की जगह दी और वह वहीं रहने लगा। साहूकार की एक पुत्री थी जिसका नाम रत्नावती था। उसने उसका विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। विवाह उपरांत दोनों कुछ माह तक वहीं रहे। फिर एक दिन उन्होंने लड्डेचके के नगर जाने की तैयारी कर ली। साहूकार ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। रत्नावती बहे गहनों से लदी थी। वे एक दासी लेकर से चल पड़े। कहार डोली उठाए हुए थे जिसमें रत्नावती बैठी थी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। लड़के की नीयत धन देखकर पहले ही खराब हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, इन सुनसान जंगल में तुम्हारा इतने गहने पहनना ठीक नहीं है। ऐसा करो कि तुम अपने गहने उतार कर एक पोटली बना दो, उसे मैं अपनी कमर में बांध लेता हूँ। रत्नवती ने वैसा ही किया। उसके बाद लड़के ने कहारों को वापस भिजवा दिया और वहाँ से पैदल यात्रा आरंभ की। वे कुछ ही दूर पहुँचे थे कि लड़के को एक सूखा कुआं दिखाई पड़ा। वह लोभ में अंधा हो चुका था। उसने दासी को मार दिया और अपनी पत्नी को कुएं में जिंदा फेंक दिया ताकि वो डूबकर मर जाए। फिर वह सारा धन लेकर अपने नगर चला आया। उधर कुएं में गिरी लड़की चीख पुकार मचाने लगी। एक मुसाफिर वहाँ से गुजर रहा था। उसने उसकी आवाज सुन ली और उसे कुएं से बाहर निकालकर उसके घर पहुँचा दिया। घर पहुँचकर लड़की ने अपने पिता को सच नहीं बताया। कह दिया कि रास्ते में डाकुओं ने उसने गहने छीन लिए, दासी को मार डाला और उसके पति को अपने साथ ले गए। पिता ने उससे कहा कि चिंता मत करो, यदि तुम्हारा पति जीवित है तो वह लौट आएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचा। वहां वह फिर जुए में डूब गया और कुछ ही महीनों में सारा धन लुटा दिया। उसके पास कौड़ी न बची, इसलिए वह फिर धन की आस में अपने ससुराल चला गया। मगर वहां अपनी पत्नी को जीवित देख वह डर गया। तब उसकी पत्नी उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, मैंने घर पर कुछ भी नहीं बताया। वे सब ये सोचती हैं कि तुम्हें डाकू उठाकर ले गए थे। लड़के ने राहत की सांस ली। फिर वह वहीं रहने लगा। उसकी दृष्टि पुनः अपनी पत्नी के गहनों पर थी। एक रात जब वह सो रही थी तो उसने छुरी से उसका गला काट दिया और उसके सारे गहने लेकर भाग गया। इतनी कहानी सुनकर मैना बोली, राजन, बताओ क्या पुरुष पापी नहीं होता? राजा बोला,
पहले तोते की कहानी भी सुन लूं। तोते ने अपनी कहानी शुरू की। कंचनपुर नामक एक नगरी थी जिसमें सागर दत्त नामक एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक ही पुत्र था, श्री दत्त। कंचनपुर नगरी से कुछ दूरी पर श्री विजयपुर नगर था, जिसमें सोमदत्त नामक सेठ रहता था। उसकी जयश्री नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह उसने श्री दत्त से कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद ही व्यापार के लिए श्री दत्त दूसरे देश चला गया। जयश्री उसकी प्रतीक्षा करने लगी, किंतु प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए और श्री दत्त नहीं लौटा। एक दिन जयश्री अपने घर की अटारी पर खड़ी थी। उसे नीचे खड़ा एक रूपवान व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह उसे देखते ही मोहित हो गई। उसने उस व्यक्ति को अपनी सखी के घर बुलाया और वहां उससे मिली। उस दिन के बाद से दोनों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा। रात में वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां उस व्यक्ति के साथ रहकर सुबह अपने घर लौट आती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन श्री दत्त लौट आया। उसे देख जयश्री चिंतित हो गई कि वह अब कैसे अपने प्रेमी से मिलेगी। किंतु उस रात थके होने के कारण श्री दत्त जल्दी सो गया और अवसर पाकर जयश्री अपनी सखी के घर जाने लगी। रास्ते में एक चोर ने उसे देखा तो सोचा कि इतनी रात में एक अकेली औरत कहां जा रही है। वह उसके पीछे हो लिया। उसने देखा कि वह एक मकान में घुस गई है। वह उस मकान की खिड़की से झांकने लगा। जयश्री अपने प्रेमी के पास जाकर सो गई। दुर्भाग्य से उस दिन उसके प्रेमी को सांप ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। जयश्री इस बात से अनभिज्ञ थी। उस घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था, जिसमें रहने वाला एक प्रेत भी यह सारी लीला देख रहा था। वह मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया और जयश्री की नाक काट ली। दर्द से तड़पती जयश्री अपनी सखी के पास गई और उसे सारा हाल कहा। तब सखी बोली कि तुम अभी घर लौट जाओ। कोई पूछे कि नाक कैसे कटी तो अपने पति का नाम ले लेना, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगी। जयश्री घर लौट गई और अपने पति के पास बैठकर रोने लगी। घर के लोग जाग गए। उसके कमरे में जाकर देखा कि उसकी नाक कटी है। पूछने पर जयश्री ने सारा आरोप श्री दत्त पर मढ़ दिया। उसके पिता के क्रुद्ध होकर उसे कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उसे राजा के पास ले गया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब श्री दत्त को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था तो वहां वह चोर भी मौजूद था। एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ता देख उसने सारी बात राजा को बता दी और कहा कि आप उस घर में जाकर वहां मृत पड़े आदमी का मुंह देखिए, उसमें इस स्त्री की नाक होगी। राजा ने कोतवाल को भेजा। उसने वापस आकर बताया कि ऐसा ही है। राजा ने जयश्री का सिर मुंडाकर मुंह पर कालिख पुतवाकर पूरे नगर में घुमवाया। यह कहानी सुनाकर तोता बोला, राजन, ऐसी होती है स्त्री। बेताल रुक गया और विक्रम से पूछा, राजन, बता दोनों में ज्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? यदि तूने जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ज्यादा पापी स्त्री है। कैसे? पुरुष कितना ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, किंतु स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। विक्रम के उत्तर देते ही बेताल ने कहा, तू बोला और मैं चला। और वह उड़कर फिर से मसान में जाकर पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम उसके पीछे पीछे गया और पेड़ से उतारकर उसे पीठ पर लादकर चलने लगा। बेताल उसे फिर एक नई कहानी सुनाने लगा।